जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम की टीम पूरी लगी हुई है। हम कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में जो है आज का आपको इस टाइम चल रहा है आपका रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथ रेलवे में जितने भी पिछले कई सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उसी टाइप के हमने कई टाइप के प्रश्न को लिया गया है आज की क्लास में। तो हम हर क्वेश्चन हर क्लास के माध्यम से आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग पूरी लास्ट तक वीडियो देखा करें और अपने दोस्तों को लगातार शेयर करते रहिएगा। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न है और देखते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका प्रश्न दिया गया है, ये कैलेंडर से है। कैलेंडर से प्रश्न दिया गया है। कैलेंडर से आपके एनटीपीसी में या खासकर या रेलवे में बहुत ही चुनिंदा प्रश्न बनता है कैलेंडर से। तो प्रश्न है आपका, क्या दिया गया है, यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा होगा। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। और कैलेंडर में आपको क्या होता है, विषम दिन ज्ञात करना होता है। तो आपको पता होगा कि जो है एक जो है सप्ताह जो होता है 7 दिनों का होता है और विषम दिन ज्ञात करने के लिए कोई भी विषम दिन हो, चाहे 1 दिन हो या 2 दिन हो, क्या हो, अगर 7 से बड़ी संख्या है तो अगर विषम दिन ज्ञात करना होता है तो उसमें 7 से ही, जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं 7 से ही डिवाइड करके उसका विषम दिन ज्ञात करते हैं। जैसे क्या हो गया, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक महीने में कितने विषम दिन होते हैं, तो महीना आपको मान लीजिए 30 दिन का हो गया। आपको विषम दिन ज्ञात करना है तो विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से भाग करना होता है। 7 से भाग करने के बाद जो संख्याएं पूरी तरह 7 से विभाजित हो जाए उसको नहीं लेना है। 7 से विभाजित होने के बाद जो शेष बच रहा है वही आपका विषम दिन होता है। इसमें देख लीजिए, जैसे 30 में 7 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28 पूरी तरह से कट जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है और बच रहे हैं 2 जो शेष बच रहा है वही आपका विषम दिन होगा। 7 चौक 28, 2 जो है आपका ये विषम दिन है। तो कैलेंडर में जो विषम दिन ज्ञात करना है, विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 से ही डिवाइड करते हो, चाहे संख्याएं काफी बड़ी हुई हो। अगर 7 से काफी बड़ी हो तो भी 7 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें 2 विषम दिन आ गया। ऐसे ही आपके प्रश्न पूछा गया है कि आज का दिन आपको मिला हुआ है कि आज का दिन मंगलवार है और आज से 64वां दिन कौन सा हो गया, या आपसे पूछ दिया 184वां दिन कौन सा होगा। तो अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए तो आपको कितने 7 से ही डिवाइड करना होता है और विषम दिन ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं इसका विषम दिन क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये, तो इसमें भी हम विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 64 में से 64 में 7 से भाग करेंगे। 64 में 7 से भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो इसमें भाग करने के बाद 7 9 63 पूरी तरह से कट जा रहा है, बच रहा है एक जो बच रहा है वही आपका, जो एक शेष बच रहा है वही आपका विषम दिन है। अब आपको पता ही है कि आज का दिन कौन सा है। इसमें दिया गया है आज का दिन मंगलवार है और उसमें आपका 64वां दिन पूछा गया है। तो आज जो है मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो आपका जो 64वां दिन का दिन प्राप्त हो जाएगा। तो एक जोड़ देंगे, मंगलवार से एक दिन आगे जाएंगे, कौन सा दिन आएगा, बुधवार। तो बुधवार जो है आपका 64वां दिन होगा। इस प्रश्न का उत्तर बुधवार है। इस तरह से अगर 2 आता तो उसका जो है मंगलवार में 2 जोड़ देते हैं। अगर 0 आता तो 0 अर्थात क्या होता, जो दिन है वही समान आता था, दिन जो है समान होता। अगर 7 आ जाए तो 7 से 7 भाग करने के बाद जो है विषम दिनों की संख्या 0 प्राप्त होती। जब 0 प्राप्त होती जो है दिन वही समान होता, मंगलवार ही होता। तो इसका जो सही उत्तर है बुधवार है। ये देख रहे हैं आपके रेलवे के एनटीपीसी 2021 के प्रश्न 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है कैलेंडर का। इसी तरीके से हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। तो इस टाइप के प्रश्न कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें देख रहे हैं कोई भी दिन हमें प्राप्त नहीं है, कोई भी दिन हम नहीं प्राप्त है, बस हमें तारीख प्राप्त है और सन प्राप्त है और कौन सा महीना चल रहा है। तो उसमें दिया गया है 2 अक्टूबर 2010 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे लिख लेते हैं 2 अक्टूबर 2010। अब 2010 देख रहे हैं, 2010 के पहले 2009 जो चल रहा है, 2009 पूरी तरह से 2009 तक वर्ष जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। 2009 जो होगा 2009 तक जो है वर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2000 को अलग लिखते हैं और जो 9 वर्ष है इसको हम अलग लिखते हैं। और हमने कैलेंडर के प्रश्न में, जो कैलेंडर के क्लास आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका शताब्दी वर्ष होता है। जैसे शताब्दी वर्ष क्या होता है, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष।
अर्थात 400 के मल्टीप्लाई पे जितने भी होंगे वो आपके शताब्दी, 4 शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। बाकी 100 वर्ष के जो गुणज में होंगे वो उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में जो है विषम दिन क्या प्राप्त होते हैं, 5 होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन 5 प्राप्त होते हैं। और 5 कैसे प्राप्त होते हैं, आपको कैलेंडर की जो हमारा क्लास है उसको देख लीजिएगा, हमें काफी बेहतरीन तरीके से हमने उसके बारे में बताया है, आप देख लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद 200 वर्ष है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या प्राप्त होती है, 3 होती है। इसी तरीके से 300 में क्या होता है, 1 होता है। और 400 में क्या होता है, विषम दिनों की संख्या 0 होती है। अब ये जो है 5 3 1 0, इसको आप एक तरीके से कोड बोल सकते हैं, और इस तरीके इसको आप याद कर लीजिएगा। अब ये भी जो है 400 के बाद जो वर्ष आएगा लगातार ये संख्याएं रिपीट होते रहेंगे, अर्थात 5 से स्टार्टिंग होगा, 0 के बाद फिर से वो प्रारंभ होगा 5 से, अर्थात ये इनका रिपीटिंग रोटेशन चलता रहेगा। 5 3 1 0 हर 400 वर्षों पे 0 होगा। और 400 वर्ष से हमें अगर 500 वर्षों को पूछ लिया जाए कि 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 500 वर्षों को हम 400 और 100 लिख सकते हैं। 400 वर्ष और 100 वर्ष। 400 वर्षों में विषम दिन क्या होते हैं, 0 होते हैं। और 100 वर्षों में कितना होता है, 5 होता है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 500 वर्षों में देख रहे हैं फिर से रिपीट हो रहा है 5, जैसे हमने बताया पहले ही, जो है 5 3 1 फिर से रिपीट 5 3 1 0 फिर से रिपीट होता रहेगा। एक लगातार इनका क्रम 400 वर्षों में से रिपीट होता रहेगा। तो आपको इसी तरीके से 400 मल्टीप्लाई में जितने भी आपके ऑप्शन होंगे, जितने भी वर्ष होंगे, वो उनका जो है विषम दिन 0 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2000 है, और 2000 जो है विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। दो सौ क्या होता है, 2000 में आपका विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब देखते हैं क्या हो गया इसमें विषम दिन क्या होता है। जो 2000 का विषम दिन 0 हो गया, ये 2000 का हो गया। अब 2000 से 2009 वर्ष, जो 2009 के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं आपको ये गिनना होगा। तो 2000 और 2009 के बीच में कितने भी लीप वर्ष आएंगे, आप उसको 2009 में या तो 400 से भाग कर सकते हैं, या आप सीधे गिन सकते हैं कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। तो हम सीधे गिन कर बता दे रहे हैं। 2000 आपका उसको नहीं गिनना है। 2000 के बाद कौन सा आएगा, 2004 आपका लीप वर्ष आएगा। उसके बाद 2008, बाकी 9 वर्ष में 2009 आपका वह है ही। तो 2009 वर्ष के बीच में 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो 2 लीप वर्ष आएंगे, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, आपको बता रहे हैं। 365 दिन में अगर विषम दिन ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 35 और 7 दूना 14, 52 पूर्ण सप्ताह और 1 विषम दिन होगा। ये साधारण वर्ष में एक जो आपका लीप वर्ष आ रहा है। और इसी तरीके से लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष आपको पता होगा, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और इसमें क्या होता है, 52 पूर्ण सप्ताह होता है और 2 जो है शेष बचता है, 2 अर्थात 2 आपके विषम दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं। तो लीप वर्ष कितने आ रहे हैं, 2 लीप वर्ष आ रहे हैं। तो 2 लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या क्या होगी, 2 दूना 4 हो जाएगी। अब बचे कितने वर्ष, 7 वर्ष बचे। हमने 2 वर्ष इसके लीप वर्ष ले लिया है, बचे 7 वर्ष। अब एक साधारण वर्ष में एक लीप वर्ष एक विषम दिन आता है। तो 7 जो साधारण वर्ष आ रहे हैं, 7 साधारण वर्ष में 7 को हमने विषम दिन ज्ञात कर लिए। 7 आपके साधारण वर्ष हो गए। अब देख रहे हैं 2009 भी आपका पूरा समाप्त हो गया है। अब 2010 वाला सीजन चला, 2010 वाला सन जो है प्रारंभ होगा। अब 2010 में कौन सा दिन पूछा गया है आपका, 2 अक्टूबर का पूछा गया है। तो आप 2010 में जनवरी से प्रारंभ करके 2 अक्टूबर तक जाएंगे, कितने विषम दिन आएंगे। तो चलते हैं, जैसे हम क्या हो गया, जनवरी आपका 31 का महीना होता है और 31 के महीने में विषम दिन क्या होता है, 3 होता है। और 30 के महीने में विषम दिन 2 होता है। तो हम सीधा महीना बोले जाते हैं, उसका सीधा विषम दिनों की संख्या लिखते जाते हैं। तो जनवरी का हो गया, 31 का होता है 3 विषम दिन। जो है फरवरी पहले देखेंगे, ये लीप वर्ष तो नहीं है। 2010 देख रहे हैं साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होता तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती। और आपको जो है साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता था। 7 के मल्टीपल पे वो 7 से पूरी तरह से विभाजित होता था, इसका विषम दिनों की संख्या 0 होती है। ये आपका फरवरी हो गया। अब फरवरी हो गया। मार्च का होता है 31 का, 3 इसका विषम दिन हो गया। मार्च अप्रैल होता है 31 का, 31 मार्च जो है अप्रैल होता है 30 का होता है, इसमें विषम दिन 2 होते हैं। अप्रैल हो गया। मई होता है 31 का,
और 31 में विषम दिन 3 होते हैं। जून हो गया आपका 30 का, और 30 में विषम दिन 2। जुलाई होता है 31 का, इसमें विषम दिन 3। और अगस्त में जो होता है, अगस्त भी 31 का होता है, इसमें विषम दिन 3 हो गया। और अगस्त के बाद सितंबर के बाद आपका 30 आ गया, 30 दिन का होता है, तो ये विषम दिन 2 होता है इसका विषम दिन। अब अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में कितने दिन का पूछा गया है? 2 अक्टूबर का पूछा गया था। मैं अक्टूबर का पूरी जितना दिन पूछा गया है, जिस दिन का पूछा गया है उसका भी हम वो पूरा लेंगे। अब जितना हो रहा है, अब इसका इतना या तो सभी को हम जोड़ करके इनका विषम दिन याद करें, या फिर जहां जोड़ते हैं, जहां इनका योग 7 हो जा रहा है उसको हम कट करते जाते हैं। तो देख रहे हैं 7 कहाँ है, वहां हम कट करते जाते हैं। 7 यहाँ हो गया, इसको हम कट कर देते हैं। 4 और 3 7 हो गए, ये हो गया 3 2 5 2 7, ये हो गया आपका क्या हो गया 3 3 6, इसमें से एक अभी ले सकते हैं। 3 2 5 2 7, ये हो सकता है। आपके बच्चे कितने भी दिन विषम दिन जो है, एक विषम दिन बचा हुआ है। अब एक विषम दिन बचा है, अब अगर इस वाले में अगर कोई भी दिन नहीं दिया गया हो, आपको सीधा सन दिया गया हो, तो उसमें वाले में अगर 0 आता है, ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर विषम दिनों की संख्या 0 आता है तो 0 अर्थात क्या होता है, 0 को हम संडे से डिनोट करते हैं, 0 को संडे से डिनोट करते हैं, और 1 से जो होता है मंडे, और इसी तरीके से कहाँ तक जाते हैं, शनिवार तक। शनिवार जो होता है इसी तरीके से जाएंगे, तो दूसरा दिन मंगलवार होगा, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन जो है इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, और लास्ट में आएगा छठवां दिन। छठवां दिन आपका कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो आपका कौन सा दिन आ रहा है, एक जो है इसमें विषम दिन आ रहा है, एक विषम दिन आ रहा है, था एक को हम क्या बोले हैं, एक को मंगलवार क्या बोलते हैं, सोमवार बोलते हैं। तो सोमवार इसमें से कौन देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो आप जो है इसमें काउंटिंग करेंगे तो 7 जो है, जहां 7 आ रहा है इसको हमने कट कर दिया, और 7 जो है सब करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6 विषम। हमने बताने में थोड़ा मिस्टेक हुआ काउंट करने में। तो आपका जो विषम दिन आ रहा है इसमें 6 आ रहा है, जो इसमें करने के बाद क्या आ रहा है, विषम दिनों की संख्या 6 रहा है। तो 6 जो होता है, हमने आपको क्या बताया, पहला दिन अगर आता है 1 आता है, तो 1 को हम सोमवार से डिनोट करते हैं, 2 आता है मंगलवार से डिनोट करते हैं, इसी तरह 6 आता है तो 6 को हम शनिवार बोलते हैं। अगर 0 आता है तो 0 को हम संडे से अर्थात रविवार से डिनोट करते हैं। तो हमारा विषम दिन 6 आ रहा है, 6 को हम क्या बोल सकते हैं, शनिवार बोलते हैं, और शनिवार देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, वही आपका सत्य होगा। तो देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में है, शनिवार, सी वाले में। इस तरीके से प्रश्न कैलेंडर से आते हैं, और इसको बहुत आसानी से आप समझिएगा। और ये जो हमने कोड बताया, इसको आप कैलेंडर क्लास में देख लीजिएगा। चलते हैं आगे दिया गया है, घड़ी से प्रश्न है, और दिया गया है जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 2 कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा। तो छोटे कोण का मान पूछा गया है, अर्थात क्या हो गया, घड़ी में हम समझ सकते हैं ये बनता है, इनमें 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है। ये आपसे छोटा कोण ये वाला पूछा गया है, और बड़ा कोण ये होता है। तो आप इस फार्मूला आपको पता होगा, घड़ी केस में फार्मूला पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम बताते हैं इसका एंगल जो है 2 सुइयों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है थीटा बराबर 60 गुणे घंटा अर्थात घंटे की सुइयों में जो बज रहा होगा, 60 गुणे घंटा माइनस 11/2, 11 मिनट, टोटल के बटे 2। अब इस फार्मूले को कई तरीके से देखे होंगे, कभी लिखा रहता है 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 मिनट होता है, और इसको कई तरीके से सोचना है। तो उस फार्मूले को हल करेंगे तो बड़ा करेंगे तो यही आएगा। अब इसको क्या करना होता है, जिस घड़ी में घंटे वाली सुई में जितना बज रहा होगा उससे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट वाली सुई में जितना बज रहा होगा उसे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हल करेंगे। और घड़ी वाले केस में कभी भी जो हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे, और इसमें अगर प्लस या माइनस आता है तो माइनस हम हमेशा इसको प्लस में लेते हैं, क्योंकि घड़ी कभी भी माइनस में नहीं बजाती है, इसको हम हमेशा प्लस में लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे, क्या होता है, 60 हो गया है, और घंटे वाली सुई में क्या बज रहा है, आपको देख रहे हैं 6:44 हो रहा है, अर्थात घंटे वाली सुई में 6 बज रहा है, तो इसको हम 6 लिखेंगे, और माइनस 11, और मिनट वाली सुई में क्या बज रहा है, 44 बज रहा है, तो 44 मिनट हो रहा है, 44 को लिखेंगे, और टोटल के बटे हम 2 करेंगे। अब इसको हल करते हैं, क्या होगा, 36 360 हो गया, और 44 गुणे 11 हो गया, 44 गुणे 11 इसको हम हल करते हैं, क्या होगा इसका, तो 484 हो गया, 484 हो गया बटे 2।
अब इसको हल करते हैं, देख रहे हैं 360 जो है यहाँ हो गया और 484 आ गया है। हमने आपको पहले बताया हमेशा बड़े से छोटे को घटाएंगे, इसमें माइनस में कभी नहीं आता, तो हम 484 में 360 को घटाएंगे। अब माइनस की ओर ध्यान न दीजिएगा, अब हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। तो इसको हल करेंगे, क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 4 इधर और 8 में से गया था, ये 8 आ गया, 484 और 3 से 3 कट गया। इसको कराते हैं तो क्या हो गया, 2 चौक 8, 360 हो गया। इसको घटाते हैं, क्या होता है 484 360, 124 आएगा, सॉरी 124, यहाँ 124 आएगा इसको भाग करने के बाद, घटाने के बाद। अब इसको हम हल करते हैं, 124 को 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 62 डिग्री रहा था, 62 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों सुइयों के दो जो न्यून कोण बन रहा है था, छोटा कोण पूछा गया है, तो छोटे कोण में क्या बन रहा है, 62 डिग्री का कोण बन रहा है, कब 6:44 पर पे। तो 62 डिग्री का कौन सा कोण बन रहा है, ये न्यून कोण बन रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है। ये इस तरीके से आपका ये सत्य हो गया। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रख लीजिएगा, थीटा कोण जो है, अगर थीटा पूछा जाए, कोण पूछा जाए, तो हम हमेशा इसको हल करेंगे इस तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, घड़ी से ये भी प्रश्न है, अब दिया गया है 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 सुई पहली बार एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। आपको समकोण के लिए पता होना चाहिए घड़ी में समकोण कितनी बार बनता है। तो बताते हैं क्या किस तरीके से बनता है। आप लोग घड़ी देखे होंगे और घड़ी में आपको समझाने के लिए बता सकते हैं। ये आपको मान लीजिए 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 9। आप आपको अगर दिमाग में अगर समकोण बनता है तो आप सीधे सीधे आपका क्या दिमाग में आता है कि 12 और 3 के बीच में आप जो है हमेशा समकोण बनता है, आपके दिमाग में हमेशा से याद करने के लिए। और एक बार क्या बनता है 12 और 9 के बीच में, 12 और 9 के बीच में क्या बनता है, समकोण बनता है। तो 1 घंटे में कितना है, घड़ी की सुइयों जो है, घड़ी की सुइयों के बीच में 2 बार समकोण बनता है। अब समकोण में कंडीशन में क्या पूछा गया, आपको देख रहे हैं कि पहली बार एक दूसरे बार समकोण कब बनाएगी, था पहला बार समकोण कब बनाएगी। तो उसमें क्या पहले समकोण का अगर पूछे जाए, या 180 अंश का कोण पूछा जाए, या एक जो है 0 डिग्री का कोण पूछा जाए, तो उस केस में क्या होना चाहिए आपको, ये आपको जो है की पॉइंट होता है 60/11, 60/11। आप इसको याद रखिएगा, आपको जो है 0 डिग्री के केस में भी ये भी काम करेगा 60/11, 180 डिग्री के कोण में ये जो है भूमिका निभाएगा, ये जो की पॉइंट रहेगा, और 90 अंश समकोण केस में भी ये समकोण बनाएगा, जो है 60/डिग्री जो की पॉइंट रहेगा। अब समकोण के लिए क्या होता है, अब हमेशा ही जो है हमने क्या बताया, एक बार 3 से काउंट करेंगे, समकोण देख रहे हैं, एक बार 3 में समकोण बन रहा है, एक बार 9 समकोण बन रहा है 1 घंटे में। तो अब पहली बार पूछा गया है, तो पहली बार में 3 से जो है घड़ी जितनी बार घूमी हुई है, जितनी बार घूमी हुई है उतनी को हम काउंट करेंगे, और जितना तो उस केस में पहला जो है पहला केस बनेगा। जैसे समझाने के लिए क्या पूछा गया आपसे, 4 और 5 पूछा गया है, 4 से 5 के बीच में समकोण कब बनाएगा। तो पहला की पॉइंट क्या होगा, समकोण का पहले देखिए 3 के बीच में समकोण बनता है, तो 3 से हम काउंट करके 3 से हम की पॉइंट मानेंगे समकोण के केस में, और एक बार 9 से आगे बढ़ेंगे। तो 3 से कितनी सुई डायल आगे बढ़ी हुई है, जितने घंटे पूछा गया है उतने में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से। तो 3 से हमसे क्या पूछा गया, 4 से 5, 4 से 5 की पूछा गया था, हम 4 को हम कह देंगे 3 से 4, 3 से कितनी दूरी चली गई है 4 के बीच में, 3 से 4 जो है देख रहे हैं 1 डायल चली हुई है, 1 डायल चली है, 1 घंटे चली हुई है। अगर 3 से 5 चली हुई होती, अगर ये प्रश्न आपका पूछा होता कि 5 से 6 बजे के बीच की जो है समकोण कितनी बार समकोण बनाएगी, कितने बजे, तो आप 3 से जो है कितने डिग्री कितने बार चली हुई है उसको आप काउंट करेंगे। तो यहाँ 3 से 4, आपके 4 से 5 पूछा गया है, तो 3 से 4 जाने में कितने गिनती का जो है कितना गिनती ज्यादा पड़ रहा है, 1 गिनती के आगे जा रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपसे पूछा गया है कि पहली बार समकोण कब बनाएगी, तो पहली बार समकोण 60/11, इसको 60/11 जो है पहले के केस में आएगा, पहली बार समकोण बनेगा आपका जो है 4:60 पर पहली बार समकोण बनाएगा। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा होता कि दूसरी बार समकोण कब बनाएगी, तो दूसरी बार समकोण के केस में क्या करेंगे आप,
जो है 9 को की पॉइंट देखेंगे और 9 से जितनी डायल चले रहेंगे उसको काउंट करके इस 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझाने के लिए हम बता सकते हैं, और इसका आंसर आपका ये पहला ही है। समझाने के लिए बताते हैं, तो अगर दूसरी बार पूछा होता तो 9 से की पॉइंट चलते हैं, क्या पूछा गया समय 4 से 5 के बीच पूछा गया है, तो 9 से 4 के बीच कितना डायल चला हुआ है उसको हम काउंट करेंगे। तो 9 से जो है देखेंगे, 9 से यहाँ तक जाने में 6 डायल चला हुआ है, 9 से 3 तक जाएंगे 6 डायल होगा, और हमें पूछा गया है 4 तक पूछा गया है, तो 4 तक जाने में 7 डायल, टोटल 7 घंटे चलना पड़ेगा। तो 7 डायल चलना पड़ेगा, तो 7 डायल चलना पड़ेगा, तो हम 60/11 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आएगा 742, 420/11। ये दूसरी बार समकोण बनेगा 4 से 5 के बीच में। तो आपका प्रश्न क्या था, पहली बार बनेगा तो पहली बार केस में 60/11 ये सही है, 4:60 पर ये आंसर सही होगा। अगर दूसरी बार पूछा होता तो दूसरी बार में 4:420/11 पर दूसरी बार समकोण बनाती। तो इस तरीके से आपके समकोण के केस में इस तरीके से होता है। अगर आपको 180 अंश को पूछा जाए कि जो है 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 180 अंश, अगर आप 180 डिग्री का अगर कोण आपको अगर दिमाग में आ रहा है तो आप सबसे देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इस देखते हैं 12 और 6 के बीच में जो है हमेशा याद आता है कि जो 12 और 6 के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जो है 180 अंश के केस में जो है 6 से आप के पॉइंट बांधेंगे और 6 से जितने डायल चले रहेगा जो है उतने में 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसी तरीके से अगर 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री आप देख रहे हैं क्या होगा, 0 डिग्री के केस में भी ऐसे होता है, उसको 12 को कोई की पॉइंट मानते हैं और 12 से जितने डायल चलेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने घंटे का पूछा रहता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न घड़ी का ये भी प्रश्न था, और ये भी इस तरीके से आपको घड़ी प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है अगला कि दिया गया आकार निम्नांकित में से किस आकृति से बना हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देख रहे हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न पूछा गया है, और इसमें प्रश्न क्या दिया जाता है कि एक चित्र दिया जाता है और उसमें से कई ऑप्शन दिए जाते हैं, और उसमें पूछा था कि कितने चित्रों से ये जो है आपको जो चित्र दिया गया है कि इस चित्र में जो ऑप्शन दिया गया है कितने चित्रों की भूमिका है इस चित्र को बनाने में। तो देखते हैं क्या दिया गया है। पहले वाले में देख रहे हैं क्या दिया गया है, ये सर्कल दिया था, देख रहे हैं बड़ा जो ये ऊपर वाला टोपी दिया गया है ये दिख रहा है। दूसरे वाले में देख रहे हैं तीर का निशान दिख रहा है, तीसरे वाले में एक तिरछी पाई है, चौथे वाले में एक वृत्त है, सर्कल है। तो कितने चित्रों की इसमें भूमिका है देखते हैं। देख रहे हैं कौन सा मैच कर रहे हैं। पहला वाला देख रहे हैं कहाँ चित्र, ये चित्र में कहाँ है, देख रहे हैं चित्र में पहले वाले में ये हमारा मैच कर रहा है पहला वाला, अर्थात पहले वाले की भूमिका है इस तरीके से। इस तीर वाले निशान देखते हैं, तो इस तीर है जो है इस चित्र में कहीं नहीं दिख रहा है, अर्थात इसकी भूमिका नहीं है, तो इसकी भूमिका नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। तीसरा वाला देख रहे हैं क्या है, सी वाले में देख रहे हैं एक तिरछी पाई है, और आपको देख रहे हैं तिरछी पाई कौन से वाले में, इस चित्र में देख रहे हैं इसकी भी भूमिका यहाँ पर है, यहाँ पर 2 तिरछी पाइयां यहाँ पर इनकी भूमिका है, तो साथ इसकी भी सी वाले की भी इसी में शामिल है, तो इसको भी हम लेंगे। अब देख रहे हैं डी वाला देख रहे हैं सर्कल दिया गया है, अर्थात सर्कल दिया गया है, उसमें देखते हैं सर्कल इसमें दिया गया है कि नहीं, जिसमें देख रहे हैं सर्कल दिया गया है, देख रहे हैं ये वाला भाग जो देख रहे हैं सर्कल है, तो सर्कल की भी भूमिका भी इसमें दिया गया है, अर्थात इसमें 3 चित्रों की भूमिका है, हमारे जो है 3 चित्रों की भूमिका है। और देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन में इन तीनों चित्र को जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा वही हमारा सत्य होगा। तो क्या दिया गया है, ACD जो वाले में दिख रहा होगा वही आपका सत्य होगा। कौन सा देख रहे हैं, ACD हमें देखना है, तो ACD देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से इसमें तीनों जो है ये मैच कर रहा है, तीनों फिगर, बाकी ये बी वाला फिगर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने बी को नहीं लिया, बाकी 3 फिगर इसमें मैच कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। आपको जो फिगर दिख रहा है ये आपको फिगर एक पेज दिया गया है, पेज को जो है ओपन के रूप में दिया गया है, कोई पेन है ये सब पूर्ण रूप दिया गया है, और उसको इस तरीके से यहाँ मोड़ा जाएगा, इसको यहाँ जो बिंदी दिख रहा है यहाँ से इनको मोड़ा जाएगा, और ये जो बिंदी कटा हुआ है जो दिख रहा है ये कटा हुआ है, इसको मोड़ने के बाद कौन सा फिगर मैच करेगा, इसको ये ऑप्शन का प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा मोड़ने के बाद। तो देखते हैं, अगर इसको हम मोड़ दें, इसको हम यहाँ मोड़ दें, ऐसे मोड़ना है इसको, तो मोड़ने के बाद देखेंगे ये जो बिंदी है कहाँ आ जाएगा, देख रहे हैं
क्या बन जाएगा ये, हम इसको जैसे मोड़ने के बाद जो बनेगा वो बताते हैं। अब हमने यहाँ से मोड़ दिया, अब बनते हैं ये हमारा जो बिंदी था यहाँ था, ये मोड़ने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अर्थात क्या होगा, ये जो बिंदु जो है कटान बिंदु है यहाँ आ जाएगा। तो इस ये फिगर आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ का आपका जो फिगर प्रश्न था ये वाला था। तो ये फिगर जो ऑप्शन में जो दिखेगा, ये फिगर जो है इसका मोड़ने के बाद ये फिगर बनेगा, जो ऑप्शन में दिखेगा वही आपका सत्य होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में फिगर दिख रहा है। जो ऑप्शन में फिगर दिख रहा है वो ये सत्य है। इसमें देख रहे हैं ये बिंदु ऊपर दिख रहा है, तो हमें कहाँ देखना है, यहाँ देखना है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, इसको हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं बिंदु यहाँ है, और बिंदु यहाँ है, तो ये जो है इसमें जो फिगर होता है यहाँ होता, तब ये वाला फिगर सही होता था। जो प्रश्न वाली आकृति में अगर कटान बिंदु यहाँ होता तब इसका फिगर यहाँ सही होता, जबकि हमारा प्रश्न कटान बिंदु यहाँ ऊपर था, तो ऊपर वाला ये हमारा ऑप्शन ये गलत होगा। और ये वाला तीसरा दिया गया है हमारा प्रश्न, जो प्रश्न है प्रश्न ही पूछ रहा है, प्रश्न वाले फिगर दिया है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए। जो बचा हुआ है यही आपका सत्य होगा। अब देख रहे हैं सत्य कैसे होगा, देख रहे हैं हमने कैसा फिगर बनाया है, वैसे फिगर मैच कर रहा है। इसमें प्रश्न में आकृति में यहाँ बिंदु था कटान बिंदु, और जो है फोल्ड करने के बाद यहाँ मिल रहा है, तो मिल रहा है इस तरीके से। इसका मोड़ने के बाद ये बन रहा है और ये चित्र इसमें से मैच कर रहा है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ए वाला। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए दिख रहा है वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी आपको देख रहे हैं ए दिख रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन का ऑप्शन देखते समय आप बहुत ही सावधानी देख लीजिएगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं ऑप्शन के क्लिक करने में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है इसका, और इसका ऑप्शन सी सही है, लेकिन ऑप्शन सी में ऑप्शन ए सही है। आपको दिया गया है प्रश्न, ये चित्र है फिगर काउंटिंग से पूछा गया है। फिगर काउंटिंग में ये प्रश्न काफी कोई भी प्रश्न हो, बहुत चीज का शानदार प्रश्न होता है। तो इसमें दिया गया है कि दी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या हमने क्लास वाइज अपने कनेक्ट एग्जाम पे क्लास के माध्यम से बताया है कि फिगर कितने होते हैं। हम फिर से बताते हैं इसके कैसे इसको काउंट करना होता है, इसमें फिगर त्रिभुज संख्या। तो अगर आपको ऐसे त्रिभुज ऐसे बॉक्स दिया जाए कि चतुर्भुज में इस तरीके से काटा जाए, तो उसमें चतुर्भुज गिनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट नंबरिंग कर लेते हैं, कितने के नंबरिंग हो रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखते हैं ये हमारा, अगर इसको देते हैं क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है, 3 और 4। ये पूरे बॉक्स में क्या देख रहे हैं, 4 नंबरिंग दे देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ही हमें त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो रही है, 4 हो रही है, उसका हमें 2 गुना कर देना है। 2 गुना कर देंगे तो हमें टोटल त्रिभुज संख्या क्या प्राप्त होगी, 8 प्राप्त होगी। तो 8 देखें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये ए वाले में दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से ये प्रश्न आपको ये समझ लीजिए, आपका ये फार्मूला कर सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं, ट्रिक भी बोल सकते हैं। अगर आपको एक त्रिभुज अगर ऐसे बनाकर गिनते तो आपको समझ जाएगा, तो आपको परीक्षा में हर समय जो है हर 1 सेकंड का जो है काफी वैल्यू है, तो उसको आप इस तरीके से नहीं गिनेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको आप उसी का 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उतने त्रिभुज बनेंगे। इसी तरीके से चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया इसी से संबंधित है। उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसमें भी कितने त्रिभुज बनेंगे। जो पिछला त्रिभुज था, जो पिछला फिगर था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो 2 फिगर दोनों में साथ में जोड़ दिया गया है। तो हमने क्या बताया था पहले वाले में, क्या एक जो है चतुर्भुज में इस तरीके से त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उसका 2 गुना कर देंगे। तो 4 का जो है 2 गुना करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 8 प्राप्त हो रहा था, 8 त्रिभुज प्राप्त हो रहे थे इस वाले में। तो इस टाइप के हमने 2 त्रिभुज, 2 आयत बन रहे हैं, 2 चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें क्या बनेगा, 8 त्रिभुज इस वाले बॉक्स में बनेगा, और 8 त्रिभुज इस वाले बॉक्स में बनेगा। तो दोनों मिलाकर कितने बने हैं, 16 बने हैं। अभी कितने बने हैं, 16 बने हैं, लेकिन अभी पूरे 16 पूरा नहीं बना हुआ है, क्योंकि अभी 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। 2 त्रिभुज और कहाँ बन रहे हैं इसको हम बताते हैं, कहाँ बन रहे हैं। इन दोनों को मिलाने के बाद कहाँ देख रहे हैं, ये जो है ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं ये वाला बन रहा है। एक इसको काउंट करेंगे तो एक ये हो गया, और ये एक यही त्रिभुज एक ऊपर की तरफ से बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं
एक त्रिभुज ऊपर से बन रहा है और एक त्रिभुज नीचे से बन रहा है, दोनों को हम काउंट कर लेंगे। तो जो है इसमें जो अगर दोनों सटाकर पूछा जाए तो उसमें 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे, 2 त्रिभुज बन जाएंगे, अर्थात टोटल हमारे 18 त्रिभुज प्राप्त होंगे, 16 2 18 त्रिभुज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए सही होगा। आप जल्दीबाजी में इसको 16 ही मारकर चले जाएंगे, लेकिन इसको सावधानी से, बड़ी सावधानी से हल कर दीजिएगा और इसको समझिएगा। और समझने के लिए हमारे जो कैलेंडर और ये फिगर काउंटिंग का क्लास हमने अपने प्लेलिस्ट में छोड़ रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझाया गया है उसमें। अब आपको पूछा गया है फिगर काउंटिंग से ये आपको प्रश्न दिया गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, आयतों की संख्या। तो आयतों की संख्या ज्ञात करना होता है, कैसे गिनेंगे आप? अगर एक एक आयत गिनेंगे तो आयत गिनने में पूरा समय चला जाएगा, लेकिन आप आयत कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कितने इसमें आयत बनेंगे। तो इसका जो है, इसका भी एक तरीका होता है। क्या होता है, आप रो में देखते हैं, रो अर्थात रो और कॉलम में जितने आयत बनते हैं उसको आप नंबरिंग कर लीजिएगा, और नंबरिंग करने में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। हम बताते हैं कैसे करना है आपको। मान लीजिए अब इसको हम पहले ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं। क्या होगा, 1 2 3 4, 4 जो है चतुर्भुज, 4 जो है आयत ऐसे बन रहे हैं, और अर्थात और 4 ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करना है आपको, आयत के केस में क्या करना होता है, रो और कॉलम में आपका क्या हो गया, जितने बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं सभी का आप रो वाले को योग कर देंगे और कॉलम वाले को योग कर लेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात रो और कॉलम दोनों का योग करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपके उतने आयत होंगे। देखते हैं कैसे क्या होगा। हम इसको योग करते हैं, क्या होगा है, पहले रो वाले को देखते हैं क्या होता है, 4 3 7 2 9 1 10। इनका योग करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है इनका वाले का। अब 36 वाली लाइन को गिनते हैं, उस वाली लाइन को गिनते हैं, क्या हो रहा है, तो 4 3 7 2 9 1 10, इनका योग करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है। 10 हमने इसको योग किया, प्राप्त हुआ, और इसको हमने योग किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, 10 ये रो वाला और कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें आएगा वही हमें आयत संख्या प्राप्त होगी। टोटल इसमें कितने बनेंगे, 100 आयत बनेंगे। कितने आयत बनेंगे, 100 आयत बनेंगे। और ऑप्शन में जो दिखेगा 100 आयत, इस ऑप्शन में वही आपका सत्य होगा। कौन सा वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में 100 दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन 100 आयत बनेंगे। इस तरीके से आयत केस में इस तरीके से जो है इसका रूल ये है। अब आगे दिया गया है प्रश्न देखते हैं। आगे वाले में क्या दिया गया है, ये भी फिगर काउंटिंग है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, वर्ग, अर्थात वर्गों की संख्या पूछा गया है इस फिगर में। तो वर्ग में क्या करते हैं, सबसे पहले आयत पूछे या वर्ग पूछे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है, आप क्या करते जाएंगे, उनका नंबरिंग कर देंगे। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, इनका भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब आयत के केस में आपने आप क्या कर रहे थे, सभी का योग रो का योग कर रहे थे और कॉलम का योग कर रहे थे। लेकिन वर्ग के केस में क्या होता है, इसका कंडीशन अलग होता है। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा जितना है सबसे बड़ी संख्या से बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एक तक ऐसे ही एक तक जाते हैं। एक तक जाने के बाद हमें जो है वर्ग नहीं बनेगा एक के बाद, तो इसका मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो जैसे 5 गुणे 5 है, तो 5 और 5 है, तो 5 और 5 को रो कॉलम को गुणा करते जाएंगे, 5 × 5 = 25 होगा ये। अब हम क्या करेंगे, 5 के बाद क्या हो रहा है, 4 गुणे 4 हो रहा है रो कॉलम में, तो 4 गुणे 4 करते हैं, तो 4 × 16 हो रहा है। अब 3 गुणे 3 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये 3 प्राप्त हो रहा है, तो हम सामने वाले को गुणा करते जाते हैं। 3 3 का 9 हो गया। आगे क्या हो गया, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो रहा है। अब एक बचा, आपका चाहे 1 गुणे 1 लिखें या सीधे 1 ही लिखें, तो इसमें केवल एक ही वर्ग बनेगा, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं या तो 1 गुणे 1 कर सकते हैं। अब सभी हमें मल्टीप्लाई कर लिया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद अब सभी का हमें योग करना है। योग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही हमें वर्गों की संख्या प्राप्त होगी। तो योग करते हैं, क्या हो रहा है 25 और 16 9 25, 25 25 50 और 50 4 54 और 1 55, क्या प्राप्त हो रहा है, 55 हो रहा है। इसका योग करने के बाद 55 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसमें टोटल वर्गों की संख्या क्या प्राप्त होगी, 55। तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाले 55 दिख रहा है, इस वाला सबसे सही होगा।
अगर आपको एक एक बॉक्स गिनना होता तो पूरा गिनने में समय चला जाएगा, लेकिन आप गिन नहीं पाएंगे और आपका जो है परीक्षा समय के चला जाएगा। तो आप इस तरीके से वर्ग की संख्या ज्ञात करते हैं कि रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका योगफल आता है उसका जो है वर्गों संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारा आज का क्लास था जो रीजनिंग में और आपके पिछले साल में कई सालों में पूछा गया प्रश्न थे। ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए। हम आप लोगों के लिए रोज नई तरीके और नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और अपना प्रैक्टिस लगातार बेहतर बनाए रखते हैं। प्रैक्टिस ही आपके एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।